नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुबोध क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के YouTube चैनल सुबोध गुरुजी में। देखिए दोस्तों, हम निरंतर आपके विद्यार्थियों के हित में लगे हुए हैं। हमारा चैनल, हमारा संस्थान, हमारा मैनेजमेंट इसी आपके विचारों में लगा हुआ है कि आप तक जो है बेटर क्वालिटी और अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन आप तक दी जा सके। दोस्तों, इसी क्रम में दोस्तों हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है राजस्थान बोर्ड के कॉमर्स सब्जेक्ट के कंपलसरी सब्जेक्ट में बिजनेस स्टडी, जो एक बिजनेस से संबंधित बुक्स है, इसके अंदर ये बताया गया है। पर हमने दोस्तों फॉर एग्जांपल इस चैप्टर को शुरुआत करने में लिया था फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत कि जो बच्चे होते हैं और 10th पास आउट करने के बाद उनके दिमाग में होता है कि कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर हम क्या करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक बच्चे का उदाहरण दिया था, ए और बी नाम के दो बच्चे होते हैं और फिर बी के जो पिताजी आते हैं वो बिजनेस के बारे में बताते हैं कि यदि आप कॉमर्स सब्जेक्ट को लेते हो तो आप अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा कर पाते हो। देखिए दोस्तों, जब हम व्यवसाय संगठन के स्वरूप की बात करते हैं तब हमने एकल व्यापार की बात की, सोल ट्रेड, उसके बाद हमने एचयूएफ की बात की, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, इसके हमने अर्थ, इसकी विशेषताएं, इसके लाभ, इसके दोषों के बारे में बात की। एचयूएफ के हमने लाभ, दोष, विशेषताएं कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में बात की। अब हमारा दोस्तों पॉइंट जो चल रहा है वह साझेदारी चल रहा है। क्या चल रहा है दोस्तों? साझेदारी। यहाँ पर हमने साझेदारी का अर्थ, साझेदारी की मीनिंग्स, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी की परिभाषा, उसकी विशेषताएं, उनके गुण, उनके दोषों के बारे में हमने विवेचना की कि पार्टनरशिप के क्या गुण हैं, क्या दोष हैं और उसकी क्या-क्या विशेषताएं हैं। अब देखिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं तो बात करते हैं कि पार्टनरशिप के अंतर्गत यदि हम बात करें, हमने ये देख लिया कि साझेदारी का अर्थ क्या होता है, हमने ये देख लिया कि साझेदारी जो है कितने प्रकार की होती है। तो अब दोस्तों हम देखते हैं कि जो पार्टनर्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनर, कि साझेदार जो होते हैं दोस्तों वह कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, साझेदारी के अंतर्गत हमने देखा कि साझेदारी क्या होती है, किस प्रकार से साझेदारी की जाती है और साझेदारी की कौन-कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन-कौन सी विशेषताएं हैं, साझेदारी के क्या गुण हैं, पार्टनरशिप की क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है, इनके बारे में देखा। आज हम देखते हैं दोस्तों कि वे लोग जो पार्टनरशिप करते हैं वे लोग कैसे होते हैं, उनके क्या-क्या टाइप्स होते हैं, क्या पार्टनरशिप करने वाले लोगों का कुछ नेचर होता है कि वो किस टाइप से होते हैं। तो दोस्तों पार्टनरशिप के अगर हम बात करें इसके साझेदारों को कितने भागों में बांटा गया है, तो दोस्तों अगर हम यहाँ देखें तब पार्टनरशिप के अंदर जो साझेदार हैं दोस्तों कुल मिलाकर 6 टाइप के हैं। कितने हैं दोस्तों? 6 टाइप के, 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा दोस्तों 6। कितने टाइप्स के हैं दोस्तों? 6 टाइप के जो हैं वह दोस्तों पार्टनर हैं। एक चीज दोस्तों होता है सक्रिय साझेदार, एक्टिव पार्टनर। एक होता है दोस्तों निष्क्रिय साझेदार, सुसुप्त कह लीजिए अनएक्टिव। सक्रिय हो गया, निष्क्रिय हो गया, उसके बाद होता है दोस्तों गुप्त साझेदार।
विबंधन साझेदार और एक हो जाएगा दोस्तों प्रतिनिधि साझेदार। विबंधन साझेदार और दोस्तों प्रतिनिधि साझेदार। अब देखिए दोस्तों, हम पॉइंट टू पॉइंट इसके प्रकार की बात करते हैं। अगर हम सबसे पहले प्रकार की बात करें कि सक्रिय साझेदार क्या होता है दोस्तों, तो देखिए साझेदार कई प्रकार से होते हैं। उनमें सबसे पहली जो क्वालिटी होती है दोस्तों वो होता है एक्टिव पार्टनर। सक्रिय पार्टनर या एक्टिव पार्टनर वह पार्टनर होता है दोस्तों जो हर समय संस्था के कार्यों के बारे में, उसकी प्लानिंग के बारे में, फर्म की प्लानिंग के बारे में, फर्म को और कितना अच्छे ढंग से बनाया जा सकता है, हर समय फर्म के कार्यों में लगा रहता है। सुबह से लगाकर शाम तक केवल फर्म के बारे में सोचता है, उसके लाभों के बारे में सोचता है, प्रतिदिन के कार्यों में हिस्सा लेता है, कार्य करता है और हर समय एक अच्छी साख बनाने के लिए फर्म के बारे में सोचता रहता है। तो ऐसा जो दोस्तों पार्टनर होता है वह पार्टनर सक्रिय साझेदार, एक्टिव पार्टनर कहलाता है। ये साझेदार जो होता है दोस्तों किसी अतिरिक्त प्रकार के रेम्यूनरेशन के प्रॉफिट के रूप में काम न करकर उसी प्रॉफिट के रूप में अपने फर्म के बारे में सोचता है, जिसका किसी भी दूसरे प्रकार के साझेदार से कोई लेना देना नहीं होता है कि वह काम कर रहा है तो मैं काम करूंगा, वह काम नहीं करेगा तो संस्था नहीं चलेगी। दोस्तों ये दूसरे साझेदारों के काम को भी बहुत अच्छे ढंग से कर लेता है और हर समय एक्टिव रहता है। हर समय किसी भी काम को करने के लिए कर्मचारी को समझाना है, अपने एम्प्लॉइज को समझाना है, मार्केट से उधार लेना है, वहां पर लोगों को समझाना है, हर तरह की गतिविधियों में हिस्सा लेता है, पर डे काम को अच्छे ढंग से करने में लगा हुआ रहता है। तो जब इस प्रकार का जो पार्टनर होता है दोस्तों उसे हम सक्रिय पार्टनर मींस एक्टिव पार्टनर के नाम से जानते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है सुसुप्त या कह दीजिए निष्क्रिय पार्टनर, अनएक्टिव पार्टनर। जैसा कि दोस्तों एक्टिव पार्टनर होता है उसके बिल्कुल विपरीत आप ले लीजिए, अपोजिट ले लीजिए, वो हो जाएगा निष्क्रिय पार्टनर। पार्टनर तो बने, ठीक है ना, मान लीजिए ए बी सी तीन पार्टनर है, ए और सी तो एक्टिव पार्टनर है, लेकिन डी जो है वह कभी आता है कभी नहीं आता है, काम देखता है हो रहा है नहीं हो रहा है, हमेशा आता है तो सबसे पहले खाने के बारे में सोचता है, चाय के बारे में सोचता है, फिर सो जाता है, चेक क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, संस्था लाभ कमा रही है नहीं कमा रही है, एम्प्लॉइज काम को कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कितना आउटपुट हो रहा है कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसके किसी के बारे में नहीं सोचता है। और जब फर्म के एंड होने की बात होती है तो लॉस हो रहा है नहीं हो रहा उसके बारे में भी नहीं सोचता है। जब इस प्रकार का जो पार्टनर होता है दोस्तों उसे अनएक्टिव पार्टनर या सुसुप्त या निष्क्रिय पार्टनर या आलसी टाइप का पार्टनर, आलसी जो होता है लेजी, आलसी पार्टनर कहते हैं। ये किसी काम का पार्टनर नहीं होता है। केवल क्यों पार्टनरशिप में आ रहा है दोस्तों, देखिए जब तक हम किसी की क्वालिटी का पहले पता नहीं चला सकते हैं, जब वो काम करता है तभी हमें पता चलता है कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है और कैसे काम करेगा। दोस्तों काम करने में पता चला कि कुछ पार्टनर जो है केवल इस प्रकार से होता है कि कुछ काम नहीं करेंगे, बस पैसा लगा दिया और अपने पार्टनरशिप रख दी, अब हम काम जो है हमारे दूसरे पार्टनर हमारे लिए करेंगे। तो जो पार्टनर ये सोचते हैं कि दूसरे पार्टनर काम करेंगे हमें काम से कोई लेना नहीं है, उसे दोस्तों सुसुप्त या निष्क्रिय या अनएक्टिव पार्टनर के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, थर्ड आता है हमारा गुप्त साझेदार, सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर बड़ा जबरदस्त पार्टनर होता है दोस्तों, साझेदार। सीक्रेट पार्टनर, देखिए दोस्तों सीक्रेट पार्टनर अपने पार्टनर्स को तो पता होता है कि पार्टनर है, लेकिन जनता को इसका पता नहीं होता है और ना ही फर्म के जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको पता होता है कि और भी कोई साझेदार है जो संस्था में
छुपे हुए रूप में काम कर रहा है, संस्था के सभी लाभ और हिस्से के अंदर वह काम कर रहा है, हानि को भी बांटता है, प्रॉफिट भी लेता है, और जब लेनदारी की बात आती है, मान लीजिए उधारी की बात आ जाती है, तभी भी वो उधारी को चुकाने के रूप में काम करता है। यानी कि यदि मान लीजिए ए, बी, सी और डी, ये तो सबको पता है कि एक फर्म में साझेदार है, पर ई बी जो है इस फर्म में साझेदार है, ये केवल बी, सी, डी, ए, बी, सी, डी को ही पता है, ना तो जनता को पता है, ना फर्म में काम करने वाले एम्प्लॉयज को पता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो अपना लाभ कमाते हैं, फर्म को मान लीजिए जो लाभ हुआ वह इनके रेशियो में ना बढ़कर इनके संबंधित रेशियो के अंदर बांटा जाएगा। पहली बात समझ में आया दोस्तों? गुप्त साझेदार वो साझेदार होता है जो फर्म के सभी कार्यों में हिस्सा तो लेता है, लेकिन इसका पता किसी को नहीं। ये मतलब ये कह लीजिए कि ऐसा साझेदार जो फर्म के सभी कार्यों में हिस्सा लेता है, लेकिन उसका जो स्थान होता है वह एक गुप्त तरीके से होता है, सीक्रेट होता है। अब मान लीजिए कि जब बाजार के अंदर देनदारियां बढ़ जाती है, डेब्टर्स बढ़ जाते हैं, उधारी बढ़ जाती है, लेनदारियां बढ़ जाती है दोस्तों, तब ऐसी परिस्थिति के अंदर लोन बढ़ गया, देनदारी हो गई, लोन हो गया, लेनदारी हो गई, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है तो दोस्तों उधार चुकाने की बात आती है, तब दोस्तों यह व्यक्ति, इस व्यक्ति के भी इसको शामिल किया जाएगा। क्या किया जाएगा दोस्तों? ई को भी ए, बी, सी, डी की भांति अपनी परिसंपत्तियां, निजी संपत्तियां बेचकर भी फर्म के लॉसेज को पूरा करना होगा, उसे गुप्त साझेदार कहा जाएगा। ऐसी परिस्थिति में उसका नाम बाद में सामने आता है कि ई नाम का व्यक्ति भी ए, बी, सी, डी की फर्म में, जिसका नाम एक्स, वाई, जेड फर्म है, उसमें साझेदार था। क्योंकि जब तक वर्किंग होती है तब तक सामान्य रूप से काम चल रहा होता है, तब तक किसी को पता नहीं होता है कि ई भी साझेदार है। इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वह गुप्त साझेदार कहलाता है। इसके बाद आता है दोस्तों नाम मात्र का साझेदार जो होता है वह क्या होता है? देखिए दोस्तों, नाम मात्र का जो साझेदार होता है, हमें केवल नाम से ही पता चल रहा है। नाम मात्र का साझेदार ऐसा साझेदार जो केवल अपने नाम का प्रयोग करने दे, इसका प्रयोग करने दे दोस्तों, अपने नाम का प्रयोग करने देता है, वह व्यक्ति नाम मात्र का साझेदार कहलाता है। मान लीजिए दोस्तों ये मेरी एक शॉप है, ए, बी, सी नाम की फर्म है। मेरी फर्म में जो है वो कपड़े बेचते हैं, लेकिन मैंने देखा कि पास की जो फर्म है वह है एक्स, वाई, जेड नाम की, और ये भी क्लोथ की दुकान है, लेकिन ये दुकान बहुत पुरानी है, लंबे समय से चल रही है, और जो इसकी बिक्री है वो रात दिन बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? मैंने जब पता लगाया, इसका नाम ऐसा है दोस्तों कि इसके नाम से ही लोग उसकी दुकान पर जाते हैं और वस्तु खरीद लेते हैं। मैंने एक्स, वाई, जेड से कांटेक्ट किया और कहा कि आपके नाम को भी मुझे यूज करने दीजिए। तब उसने कहा कि इस नाम को यूज करने के लिए मैं आपको या आपका जितना भी लाभ होगा उसमें कुछ प्रतिशत मेरा भी हिस्सा होगा। तब दोस्तों इसे नाम मात्र का, तब ये भी फर्म क्या बन जाती है दोस्तों? एक्स, वाई, जेड फर्म बन जाती है। यानी वही फर्म एक और फर्म बन गई, लेकिन बेसिकली अगर इसको ध्यान देंगे दोस्तों, ये कौन सी है? ये एबीसी फर्म है। कौन सी फर्म है दोस्तों? एबीसी फर्म। बट लोगों को बताने के लिए जो उसका बैनर था उसको हटाकर कौन सा बैनर लगा दिया गया है दोस्तों? एक्स, वाई, जेड नाम का बैनर लगा दिया गया, और मेरी बिक्री भी जो पहले नहीं बिक रही थी दोस्तों, अब एक्स, वाई, जेड के केवल नाम को यूज करने से मेरी बिक्री बढ़ जाती है दोस्तों। देखिए इसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? नाम मात्र का साझेदार कहा जाएगा। आया बात समझ में दोस्तों? देखिए दोस्तों, ये क्या होता है कि फर्म के सक्रिय रूप से भाग तो नहीं
कि सक्रिय रूप में भाग नहीं लेगा और नहीं लाभ हानि में भागीदार होता है। क्या नहीं होता है दोस्तों, ये एक्टिव रूप से काम नहीं होगा कि यहाँ पर अगर काम नहीं चल रहा है, काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, उससे उसको लेना देना नहीं। ये तो अपना काम अपनी फर्म के अंदर काम को देखेगा। एबीसी अपना काम इसके नाम को बनाने के लिए करेगी, 100% अच्छे से अच्छे ढंग से करेगी, क्योंकि इसकी भी होगी तो इसकी भी होगी, नाम से होगी। ये अपने नाम को बर्बाद करना चाहेगा नहीं, तो इनको समय समय पर सजेशन जरूर देने का काम करेगा। लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, उसमें कुछ लेना देना नहीं है। प्रॉफिट के रूप में जो इसने नाम का यूज करने के लिए पैसा लिया है वो एक बार में इससे मिलेगा। बट दोस्तों यदि लोन की बात आती है, ऋण को चुकाने की बात आती है, बोनस को चुकाने की बात आती है, तब दोस्तों बड़ी परेशानी हो जाती है। एक यही ऐसी परेशानी है जब दोस्तों हम हमारे किसी नाम की गारंटी किसी को नहीं देते हैं। जिस प्रकार दोस्तों जब हम कोई होम लोन लेते हैं या किसी प्रकार का बाजार से लोन लेते हैं और गारंटी के रूप में किसी तीसरे पक्षकार को हम कहते हैं कि वो हमारी गारंटी दे रहे हैं, आप है, बैंक है और तीसरा पक्षकार कोई व्यक्ति है, तो वह आपकी साख को देखकर आपको उस गारंटी पर साइन करता है कि यदि मान लीजिए बैंक का पैसा मूल ऋणी ने, जो प्रधान ऋणी है, उसने नहीं चुकाया, तब वह उस व्यक्ति से पैसा वसूल करेगी, उसकी निजी संपत्तियों को बेचकर पैसा वसूल करेगी जिसने गारंटी के रूप में साइन की है। वही कॉन्सेप्ट दोस्तों यहाँ पर है। XYZ नाम का नाम इस्तेमाल करने के XYZ को देखिए, सारे बिल वगैरह सब इसी के नाम से हो रहे हैं। बेसिकली नाम तो एक इसी अपने किताबों में अपने ख्यालों में सोच रही है बना हुआ है, लेकिन सारी डीलिंग जो XYZ के नाम से हो रही है, क्योंकि जो व्यक्ति माल लेकर जाएगा वो XYZ के नाम से माल लेकर जाएगा, इसी माल दुकान पर देकर आया है, क्योंकि बोर्ड लगाने से ही नहीं होगा। मार्केट के अंदर दोस्तों उधार बढ़ जाता है, ये सारा काम उधारी के रूप में कर रहा है, इसको बिल्कुल पता नहीं है। तब लोन को चुकाने के लिए, उधारी को चुकाने के लिए XYZ लिमिटेड कंपनी ही इसके लिए उत्तरदायी होगी दोस्तों। क्या होगी? लायबिलिटी इसकी होगी कि इसकी निजी संपत्तियों को बेच करके इसकी उधारी को पूरा किया जाएगा। इसलिए नाम मात्र का साझेदार जो व्यक्ति होता है वो इतनी आसानी से किसी भी कंपनी में ऐसा किसी भी फर्म में पार्टनर नहीं बनता है। वो उसकी साख का आकलन करता है, उसकी क्रेडिट रेटिंग को देखता है। क्रेडिट रेटिंग क्या होती है दोस्तों? एक नया वर्ड आपके सामने आया कि क्रेडिट रेटिंग। अभी बाजार में दोस्तों यही चल रहा है, क्रेडिट रेटिंग। साख का आकलन किया जाता है दोस्तों इससे। एक साइट है पैसाबाजार.com। जैसे ही पैसाबाजार.com पर यदि आप उस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो उस ऐप पर यदि आप मान लीजिए टैक्स पे करते हैं या आप एक आयकर दाता के रूप में या आयकर विभाग के रूप में यदि आप अपने आप को ऐसा आपका पैन कार्ड बना हुआ है, वहां पर अपनी इंफॉर्मेशन को फुलफिल करते हैं, तो वहां पर आपको एक परमानेंट अकाउंट नंबर डालने होते हैं। जैसे आप उसको डालते हैं, आप पैसाबाजार.com से जुड़ जाते हैं। सिक्योरिटी साइड है दोस्तों, ऐप सिक्योरिटी है, उसमें आपकी कोई इसमें वो नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। अच्छी साइट है, वहां पर आपकी क्रेडिट रेटिंग देखते हैं दोस्तों। फॉर सपोज मान लीजिए ए नाम का एक व्यक्ति है, मैं आपको फॉर एग्जांपल के माध्यम से समझा देता हूं कि किस प्रकार से क्रेडिट रेटिंग होती है। यानी नाम मात्र का साझेदार जो है वह किसी का साझेदार कैसे बनता है। वर्तमान समय में हम पैसाबाजार.com से एक ऐसी साइट है जहां पर किसी व्यक्ति की रेटिंग साइट को देख सकते हैं, उसकी मार्केट में अंदर उधर से उसकी साख का आकलन कर सकते हैं। देखिए ए नाम का एक व्यक्ति है जिसके 2-3 बैंक अकाउंट है। ए मान लीजिए X, Y और Z बैंक में इसके अकाउंट है और इसकी मान लीजिए 2 लोन्स भी चल रहे हैं, वो लोन भी सही समय पर चुका रहा है, सब कुछ इससे अच्छे ढंग से बता रहा है। मार्केट में उसकी उधारी इतनी नहीं है कि वह दिवालिया हो जाए या उसकी संपत्तियां बेचकर पैसा प्राप्त किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो B नाम का व्यक्ति है, ए ने कहा कि मुझे आपके नाम को यूज करना है और मेरी कंपनी भी और अच्छे ढंग से चल सकती है, यानी कुछ समय तक आप मुझे अपने नाम का यूज करने दीजिए। उसके लिए जितना भी आप कॉन्ट्रैक्ट करके अनुबंध करके दोस्तों हम एक अनुबंध कर लेते हैं और अनुबंध के तहत कुछ समय तक हम आपके नाम को यूज करेंगे, उसके बाद हम परफेक्ट हो जाएंगे और हमारे नाम को यूज करने लगेंगे। बी ने कहा ठीक है। बी बाजार में सबसे पहले एक क्रेडिट रेटिंग को देखेगा दोस्तों। क्या देखेगा? क्रेडिट रेटिंग को। वह बाजार में उसका एनालिसिस करेगा
उधार मांगते हैं, कितने लोग उसको समय पर उधारी दे देते हैं, उसकी बाजार में साख क्या है, उसके प्रोडक्ट जो है वो कितने इफेक्टिव है, उसका फर्म के अंदर जो एम्प्लॉइज है वो कितने अच्छे ढंग से काम करते हैं, प्रोडक्शन कितना होता है, ये सारी बातों का जब वो आकलन करता है दोस्तों, तो एक्चुअली जो होता है वो उसकी क्रेडिट रेटिंग के बारे में जो पता लगा रहा होता है। और दोस्तों ऐसा ही होना चाहिए, जब आप किसी व्यक्ति को अपने नाम का यूज करने दे रहे हैं तब हम उसकी संपूर्ण साख के बारे में, क्रेडिट के बारे में आकलन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये हमारे नाम का भी सवाल है कि उसके नाम को खराब किया जा सकता है। आई होप दोस्तों आपको तीन और पांच अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। पहला हो गया एक्टिव पार्टनर, सेकंड हो गया अनएक्टिव पार्टनर और तीसरा हो गया दोस्तों गुप्त साझेदार, सीक्रेट पार्टनर। अब आता है दोस्तों उसके बाद हो गया नाम मात्र का साझेदार, है ना, केवल अपने नाम को यूज करते थे। अब आता है विबंधन साझेदार। विबंधन साझेदार दोस्तों क्या होता है, एस्टापेल कहा जाता है इसे, एस्टापेल साझेदार, विबंधन। देखिए दोस्तों विबंधन साझेदार क्या होता है, कोई व्यक्ति विबंधन साझेदार तब माना जाता है दोस्तों जब वो अपनी पहल, आचरण अथवा अपने व्यवहार से किसी को ये एहसास दिला दे, ऐसा बिहेवियर करे और किसी को ये एहसास दिला दे दोस्तों कि मैं भी इस फर्म का पार्टनर हूं, तब दोस्तों वह एक बंधन में बंध जाता है उसके कार्य को करने के लिए, या वह व्यक्ति ऐसा होता है उस पेपर पर साइन कर देता है। देखिए दोस्तों साझेदार न होते हुए भी अब वह व्यक्ति क्या माना जाएगा, उसका साझेदार माना जाएगा, इसे एस्टापेल कहा जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि ए नाम का एक व्यक्ति है जो बी का फ्रेंड है, क्या है दोस्तों, ए व्यक्ति है जो फ्रेंड किसका है दोस्तों, बी है। ए की एक फर्म है, ए मीटिंग करने के लिए जयपुर जाता है, बी इसके साथ भी जयपुर जा रहा है अपने किसी काम के लिए, और दोनों साथ साथ ही जयपुर के लिए रवाना होते हैं। और जो ए है किसी फर्म में, एक होटल में जहां वो रुका हुआ होता है, बी भी उस होटल में रुका हुआ होता है, दोनों साथ साथ अच्छे दोस्त हैं, चले जाते हैं। ए जो है होटल में एक सेमिनार अटेंड करने के लिए फर्म की तरफ से जाता है, अपने फर्म के कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जाता है, और बी भी उसके साथ में एज एक दोस्त की तरह चला जाता है कि तू भी मेरे साथ चल जा, और बैठक में उस मीटिंग में भाग ले लेता है दोस्तों। क्या होता है, बी भी उसके साथ चला जाता है, क्योंकि बी का काम सपोज कीजिए शाम को होने वाला है, या इसकी जो मीटिंग है वो शाम को होने वाली है, और वो ए के साथ में उसके सेमिनार में जाता है, मीटिंग में हिस्सा लेता है, और बी जो है उस मीटिंग में सभी प्रकार के कार्यों को करने के लिए जो है सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। मानो कि जो सभी लोगों को ये पता चल रहा है कि बी भी जो है इस फर्म का साझेदार है दोस्तों, समझ में आया। अब जो होता है बी भी सभी प्रकार से हिस्सा ले रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया जा रहा है, इसके साथ में ये सोच रहा है कि कुछ नहीं होगा इससे, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर मान लीजिए बी में भी संबंधित सभी प्रकार फॉल्स होकर मान लीजिए ए बी को कहता है, ए को अच्छे ढंग से बोलना नहीं आता है, या वो किसी प्रकार से मान लीजिए उसकी तबीयत खराब हो गई, एक्स वाई जेड कुछ भी उसको हो गया दोस्तों, हम ये मानते चलते हैं कि उसकी तबीयत खराब हो जाती है, बट मीटिंग को अटेंड करना जरूरी होता है, फर्म को बहुत ज्यादा लाभ की जरूरत है, इसके लिए है दोस्तों। तो ए की जगह बी उसको रिप्रेजेंट करता है, सारे शब्दों को कंप्लीट करता है और उस पर अपने साइन करता है। जब दोस्तों इस प्रकार से बी किसी पेपर पर साइन कर देता है, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर देता है दोस्तों, तो सभी व्यक्तियों की नजरों में इस फर्म का साझेदार ए के साथ साथ में बी भी हो जाता है, यानी वो बन गया दोस्तों। आएगा समझ में, वो एस्टापेल की तरह बन गया। अब दोस्तों अब वो क्या होगा कि यदि मान लीजिए प्रॉफिट, अब ये साझेदार का नाम क्या है, ये तो बी को पता ही नहीं है, ये तो जो और वहां मीटिंग के अंदर जो लोग आए उनको पता है कि बी भी साझेदार है, ये वो मान के चल रहे हैं, और बी ये चीज मानकर नहीं चल रहा है। अब क्या होगा दोस्तों, बी को फर्म में किसी प्रकार के लाभ और किसी प्रकार के लॉसेस के बारे में कुछ पता नहीं, चलते जा रहे होते जा रहे हैं,
फर्म बंद होने के बाद कि फर्म बंद हो रही है और ए की जो है वो बहुत ज्यादा क्लोज हो गया, उधार हो गया, फर्म को उधारी चुकानी है, तब दोस्तों बी भी उसमें हिस्सेदार होगा लॉसेस को चुकाने में, क्योंकि जो लोग पैसा मांगने के लिए आए थे या पैसा मांगने के आ रहे हैं उनकी नजरों में बी भी जो है वो उस फर्म का क्या है दोस्तों पार्टनर है। तब इस प्रकार की जब कंडीशन सिचुएशन जब आती है तो दोस्तों उसे निबंधन साझेदार कहा जाता है। आई बात समझ में दोस्तों? निबंधन साझेदार का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो मूल रूप से उस फर्म का साझेदार ना होते हुए भी कभी-कभी ऐसी कंडीशन ऐसी सिचुएशन आ जाती है तब वह भी साझेदार के रूप में गिना जाता है या माना जाता है, तो उसे निबंधन साझेदार कहा जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों प्रतिनिधि साझेदार, इसे कहते हैं होल्डिंग आउट पार्टनर। होल्डिंग आउट पार्टनर क्या होता है दोस्तों कि ये ऐसा व्यक्ति होता है जो जानबूझकर, क्या होता है दोस्तों होल्डिंग आउट, हम यहां पर लेते हैं पॉइंट इसको, ये हो गया प्रतिनिधि साझेदार। होल्डिंग आउट इसका मतलब क्या हो गया जानबूझकर, क्या हो गया जानबूझकर। जब किसी व्यक्ति किसी फर्म में अपनी हिस्सेदारी या अपनी जो है ये समझिए कि अपने आप को रिप्रेजेंट करे कि मैं भी, और लोगों को बताए कि मैं भी इस फर्म का साझेदार हूं, तो उसे प्रतिनिधि साझेदार कहा जाता है। क्या कहा जाएगा दोस्तों? उसे प्रतिनिधि साझेदार कहा जाएगा। ऐसा व्यक्ति किसी भी उस ऋण के लिए उत्तरदायी होगा जो उसके लिए ऐसे प्रतिनिधित्व के कारण दिए गए हैं। यानी ये ऐसा व्यक्ति होता है जो जानबूझकर फर्म में अपने नाम को प्रयोग करने के लिए दे रहा है और फर्म जो है इसको मना भी कर देती है, लेकिन फिर भी ये मानकर चलता है कि मैं इस फर्म का साझेदार हूं। अब मान लीजिए कि फर्म को अब ऐसी परिस्थिति में लाभ हानि की तो बात बाद में होती है दोस्तों, देगा ना दे वो आपसे समझौते पर निर्भर करता है, कभी दे भी दे रहा है कभी नहीं भी दे रहा है। परंतु दोस्तों यदि लॉस की बात आती है, फर्म की देनदारियों को चुकाने की बात आती है, तब ऐसी परिस्थिति में दोस्तों जो मान लीजिए कि संस्था के ऊपर लॉस हो गया है, जो लोन था वो चुका नहीं दे रहे, संस्था बंद करने की बात आती है, उधारी बहुत ज्यादा है दोस्तों। अब ऐसी परिस्थिति में इस ये व्यक्ति की जो है फर्म के अंतर्गत फर्म के अन्य साझेदार इसे कहें कि भी आप हमारे साझेदार हो, ये मना नहीं कर सकता है दोस्तों। मना करने पर इस पर वाद दायर किया जा सकता है, केस फाइंड आउट किया जा सकता है इनके ऊपर। ये भी अपनी पर्सनल संपत्तियों को बेचकर भी संस्था के ऋण को, संस्था के दायित्वों को चुकाएगा दोस्तों। जब वह इस प्रकार का कार्य कर रहा होता है दोस्तों, उसे प्रतिनिधि साझेदार रिप्रेजेंटेशन पार्टनर कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर कहा जाता है। और यदि दोस्तों को ऐसा मना कर दे कि मैं तो आपके रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं चुकाऊंगा दोस्तों, तब तीसरे पक्षकार के रूप में इस पर हानि का वाद दायर किया जा सकता है, इसके ऊपर केस दायर किया जा सकता है। इसे ये सभी लोग मिलकर इसके ऊपर एक केस के रूप में इसे कोर्ट में पेश कर सकते हैं वाद के रूप में। तो इस प्रकार दोस्तों अगर हम देखें साझेदारों के प्रकार कितने हैं, तो हमने देखा दोस्तों एक्टिव पार्टनर होता है, अनएक्टिव होता है, गुप्त साझेदार होता है, नाम मात्र का साझेदार होता है, विबंधन साझेदार होता है और प्रतिनिधि साझेदार होता है। कुल मिलाकर 6 टाइप्स जो है आपके पार्टनर के आपकी बुक्स 11 कॉमर्स की बिजनेस स्टडी के अंदर दे रखा है दोस्तों। इन 6 टाइप के जो पार्टनर होते हैं वो होते हैं। अब देखिए दोस्तों हमने पार्टनर तो देख लिए, क्या साझेदारी के भी प्रकार होते हैं दोस्तों? जी दोस्तों साझेदारी के भी प्रकार होते हैं, क्योंकि केवल पार्टनर के टाइप होने से ही काम नहीं चलेगा, पार्टनरशिप भी होनी चाहिए। कि टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप दोस्तों, कि पार्टनरशिप कितने प्रकार की होती है दोस्तों। देखिए दोस्तों पार्टनरशिप जो है दोस्तों मेनली अगर हम देखा जाए तो
लीजिए दोस्तों, टू टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। एक होता है अवधि के आधार पर, टाइम बेस, और एक होता है रिलायबिलिटी के आधार पर, देयता के आधार पर। क्या होती है दोस्तों? ये होती है टाइम बेस और ये होती है रिलायबिलिटी। अवधि के आधार पर, देयता के आधार पर। अवधि के आधार पर का मतलब होता है दोस्तों, समय तत्व को यदि ध्यान में रख दिया जाए तो वह जो है साझेदारी है वह क्या कहलाती है दोस्तों? अवधि के आधार पर कहलाती है। और यदि कुछ देयता है उसके ऊपर रख दी जाए, कुछ दायित्व के आधार पर पार्टनरशिप होती है, उसे साझेदारी का जो रूप है देयता के आधार पर कहा जाता है। अब इसके भी कुछ पॉइंट है दोस्तों और इसके भी कुछ सब पॉइंट है। देखिए दोस्तों, अगर हम अवधि के हिसाब से बात करें तो पहली होती है ऐच्छिक साझेदारी और दूसरी होती है दोस्तों विशिष्ट साझेदारी। कैसी होती है दोस्तों? ऐच्छिक और विशिष्ट साझेदारी, स्पेशल एंड स्पेसिफिक। अगर बात कर रहे हैं कि ऐच्छिक के जुड़ भी सकते हैं और नहीं भी जुड़े। उसके बाद अगर बात करते हैं देयता के आधार पर दोस्तों, तो सामान्य साझेदारी और सीमित साझेदारी। सामान्य और सीमित की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यह साझेदारी जो है वह देयता के आधार पर कहलाती है। अब देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट है अवधि के आधार पर। अवधि के आधार पर दोस्तों हम बात करें तो पहला पॉइंट आता है ऐच्छिक पार्टनरशिप। ऐच्छिक पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऐच्छिक पार्टनर का मतलब होता है इच्छा कि वह पार्टनर बनना चाहे या पार्टनरशिप रखना चाहे या पार्टनरशिप नहीं रखना चाहे, ये उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि कभी भी पार्टनरशिप खड़ी की जा सकती है और कभी भी पार्टनरशिप जो है वह जो पार्टनर होते हैं उनकी इच्छा पर खत्म की जा सकती है। तो इस प्रकार की जो पार्टनरशिप होती है दोस्तों वह ऐच्छिक पार्टनरशिप कहलाती है। यानी टाइम बेस्ड का क्या होता है कि टाइम को बाउंड नहीं किया हुआ होता है कि 5 साल 10 साल 25 साल। यदि मान लीजिए इच्छा हो गई कि पार्टनरशिप जो है एक मंथ के बाद में, या कुछ पार्टनर की इच्छा हो गई हमें पार्टनरशिप नहीं रखनी है, तो उनकी इच्छाओं को मानते हुए पार्टनरशिप को एंड किया जा सकता है। यानी जब तक कि उसको अलग होने का नोटिस नहीं दिया जाए या किसी भी साझेदार को नोटिस देकर कि आज के बाद हम पार्टनर नहीं रहेंगे, हमारी पार्टनरशिप एंड होती है, केवल इतना सा नोटिस दे देने पर ही पार्टनरशिप जो है दोस्तों खत्म की जा सकती है। अब आता है दोस्तों, ये तो बात होती है नॉर्मल के रूप में। अब आता है कि कुछ स्पेशल पार्टनरशिप होती है, जैसे दोस्तों पुल, सड़क, बांध, मकान इत्यादि और भी अगर मैं एग्जांपल लूं तो इसमें दोस्तों एक विशेष टाइम होता है कि जब समय विशेष को लेकर, क्या दोस्तों, जब किसी समय विशेष को लेकर किसी कार्य को किया जा रहा है और कार्य का रूप इतना बड़ा है कि अकेला व्यक्ति उस कार्य को अच्छे ढंग से पूरा नहीं कर सकता है, तो उसे दोस्तों विशिष्ट पार्टनरशिप की आवश्यकता होती है। दो पार्टनरशिप फर्में आपस में इकट्ठा होकर एक समय निर्धारित करती है कि इतने समय तक हम मान लीजिए एक पुल बना देंगे, एक ब्रिज बना देंगे, एक बांध बना देंगे, इस सड़क का निर्माण करेंगे, ये बड़ा मकान हमें बनाना है, लकड़ी का काम हम करेंगे, पत्थर का काम आप करेंगे। ऐसे कर जब किसी एक ही वस्तु को कई सारे पार्टनर मिलकर उसको पूरा करते हैं तो उसे विशिष्ट पार्टनरशिप कहा जाता है, स्पेशल पार्टनरशिप कहा जाएगा दोस्तों। जैसे ही पुल बन जाएगा, अच्छे ढंग से उसकी चेकिंग हो गई, उसके बाद उस पर वर्क शुरू हो जाता है दोस्तों, तो पार्टनरशिप स्वतः ही खत्म हो जाती है। किसी प्रकार के नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती है। काम गुड होते ही ओके हो जाएगा, पैसे का बंटवारा हो जाएगा, लाभ का बंटवारा हो जाएगा और सभी व्यक्ति अपने अपने वापस काम में लग जाएंगे। इस प्रकार की जो पार्टनरशिप होती है दोस्तों उसे स्पेशल पार्टनरशिप या विशिष्ट पार्टनरशिप के नाम में जानते हैं। आई होप दोस्तों आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना दोस्तों, केवल नाम को याद रखना और उसके बारे में लिखना है। मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, ये जो चैप्टर है अपने आप में स्पेसिफिक है, अपने आप में विशिष्ट है। कारण क्या दोस्तों, इसमें क्या करना है मैं वापस समझा देता हूँ, मेरी भी इसी बात को समझना है
बातों को समझना है, बुक्स को पढ़ना है, अपना दिमाग लगाना है और अपने मन से उन बातों को लिखना है जो इसके बारे में आप जानते हैं। देखिए दोस्तों, आंकड़े और डाटा को लिखने की बात तब आती है जब वह स्पेसिफिक होते हैं। तो आगे भी ऐसे कुछ पॉइंट आएंगे जहां पर हम कुछ नियमों को जिन्हें हमें याद करना ही है दोस्तों, उनको याद कर रखेंगे। अब आता है दोस्तों, क्या इसके अलावा भी कुछ पार्टनरशिप होती है? वो होती है दोस्तों लाइब्रेरी बेस्ड पार्टनरशिप। यानी अगर हम लाइब्रेरी के आधार पर पार्टनरशिप देखें कि भाई नहीं, इसमें समय हो गया, जब भी चाय बंद हो गई, समय खत्म हो गया, इसके बाद नहीं, आप तो कितनी देर तक चुका सकते हो, कितनी लाइब्रेरी मार्केट से बनती है, उसमें यदि आप आते हो, बनते हैं हम पार्टनर, तो वो पार्टनरशिप है। इसमें भी टू टाइप होते हैं दोस्तों, एक होता है नॉर्मल पार्टनरशिप, एक होता है लाइब्रेरी लिमिटेड पार्टनरशिप। सामान्य पार्टनरशिप की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें दायित्व जो होते हैं वो असीमित एवं संयुक्त होते हैं। अर्थात कि मान लीजिए कि एक साझेदार है और अन्य साझेदार जो है उनके द्वारा उस कार्य के लिए जो है बंधे हुए होंगे। यानी अगर मान लीजिए कि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, तब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा दोस्तों, फर्म का जो अस्तित्व है प्रभावित जरूर होगा दोस्तों। क्यों होगा? क्योंकि किसी भी एक साझेदार के मर जाने पर दायित्व जो है अन्य साझेदारों के ऊपर आ जाते हैं। यानी अगर हम इसमें बात करें तो असीमित दायित्व होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? असीमित होने के कारण से असीमित देयता वाली पार्टनरशिप भी कहा जा सकता है। सामान्य तो है ये, लेकिन असीमित दायित्व होते हैं। यानी अगर मान लीजिए संस्था के ऊपर या फर्म में देयताएं बढ़ जाती है, तब ऐसी स्थिति में फर्म की जो एसेट्स होती है उसको बेचकर यदि पैसा पूरा नहीं हुआ है दोस्तों, तब पार्टनर्स की जो पर्सनल एसेट्स है उसको बेचकर भी जो है लायबिलिटी को पूरा किया जाएगा। जब इस प्रकार की पार्टनरशिप होती है, इस प्रकार से जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, तो उसे देयता के अंतर्गत असीमित पार्टनरशिप के रूप में, अनलिमिटेड लायबिलिटी के रूप में पार्टनरशिप कहा जाता है। आई बात समझ दोस्तों? क्लियर? आगे चलते हैं सीमित पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप। यानी इसके अंतर्गत क्या होगा दोस्तों, जितना पैसा हमने फर्म में लगाया है उतने ही पैसे तक या उतने ही लाभ तक जो है हमारी जिम्मेदारी होगी। यदि संस्था के ऊपर लायबिलिटी बढ़ जाती है या संस्था ज्यादा उधार बढ़ जाता है, मान लीजिए संस्था के ऊपर लोन बढ़ जाता है, उधारियां बढ़ जाती है, तब ऐसी परिस्थिति में दोस्तों क्या होगा, हम अपनी कई संपत्तियों को, निजी संपत्तियों को बेचकर फर्म के घाटे की पूर्ति नहीं करेंगे। उसे कहा जाएगा सीमित पार्टनरशिप। जब इस प्रकार के पार्टनर आपस में मिलकर पार्टनरशिप करते हैं तो ऐसे पार्टनरशिप को दोस्तों क्या कहा जाएगा? ऐसे पार्टनरशिप को दोस्तों लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहा जाएगा। सीमित दायित्व वाली साझेदारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहा जाएगा। इसके ऊपर एक्ट 2008 लागू होता है दोस्तों। कौन सा लागू होता है? 2008 का जो अधिनियम बना हुआ है हमारे देश में, एलएलपी का, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लागू होता है। देखिए दोस्तों, वैसे भी सही बात है कि इस प्रकार की पार्टनरशिप में कौन आना चाहेगा? इस प्रकार की पार्टनरशिप में तब आते हैं दोस्तों जब इसका प्रॉफिट जो है वो इतना बड़ा होता है कि यदि हम हमारे प्रॉफिट को इकट्ठे किए और कभी मान लीजिए संस्था को लॉस हो जाता है तो उस प्रॉफिट से पूरा कर सकते हैं। तब मान लीजिए कि कभी-कभी बात होती है कि असीमित दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं। हर समय ऐसा नहीं होता है, किसी हजारों लाखों कंपनियों में किसी एक के साथ में ऐसा होता है। ज्यादातर मामलों में जो है वह सीमित पार्टनरशिप देखी जाती है। लिमिटेड लायबिलिटी एलएलपी जो होता है वह देखी जाती है कि एलएलपी के रूप में जो है वो पार्टनरशिप बनाई जाएगी। इस प्रकार दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था वह था साझेदारों के प्रकार और साझेदारी के प्रकार। इसके बाद जो दोस्तों हम बात करेंगे साझेदारी संलेख के बारे में कि साझेदारी संलेख क्या होता है और साझेदारी संलेख में किन किन बातों का उल्लेख है और साझेदारी संलेख में जिन जिन बातों का उल्लेख है, क्या सभी साझेदारी को इन बातों को मानना जरूरी है, क्या जो पार्टनरशिप फीड दे रही है वो सबके लिए आवश्यक है या नहीं है। इस प्रकार दोस्तों आज हमारे दो टॉपिक अच्छे ढंग से क्लियर हुए। जिन टॉपिकों के अंदर हमने
यूट्यूब बनाने का काम हो गया, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपने दोस्तों देखिए दोस्तों, जो बच्चे सीएससीपीटी, सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन और सीएस फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए यहाँ पर क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, एक बांध बनाने की अगर कोई फर्म है, उसके अंदर जो पार्टनरशिप होगी उसका कैसा स्वरूप होगा। आपके सामने ऑप्शन दे दिए दोस्तों, ऐच्छिक, विशिष्ट, सामान्य साझेदारी या असीमित साझेदारी या असीमित साझेदारी। तो दोस्तों वहां पर हमारा आंसर होगा विशिष्ट साझेदारी। स्पेसिफिक जो पार्टनरशिप होगी वहां पर उसका उपयोग किया जाएगा। तो दोस्तों जो बच्चे सीएमए फाउंडेशन मैनेजमेंट को लेकर चल रहे हैं, सीए फाउंडेशन को लेकर चल रहे हैं और सीएस फाउंडेशन में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम की, दोस्तों हमारा जो चैनल है कंटिन्यू उनके लिए प्रयास कर रहा है कि आपको अच्छे से अच्छी क्वालिटी वाली एजुकेशन मिल सके। तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब सुबोध गुरुजी, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।